कहानी की शुरुआत में एक खुशी भरा माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ कपल डांस कर रहे होते हैं और औरतें अपने सिर पर गिलास रखकर शायद कोई कंपटीशन कर रही होती हैं। यह शादीशुदा कपल एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, जो कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एक विक्ट्री नामक शहर में रहते हैं, जिसे विक्ट्री कंपनी ने बनवाया है। इस शहर के सभी मर्द इस कंपनी में काम करते हैं और यह अपने काम को विक्ट्री प्रोजेक्ट कहते हैं और इसे दुनिया के लिए बहुत जरूरी समझते हैं, जिसे यह सब लोगों से गुप्त रखते हैं। यहाँ तक कि अपनी पत्नियों को भी अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताते और इनकी पत्नियों को भी इनके काम के बारे में पूछने की परमिशन नहीं है। अगले सीन में एक कपल को दिखाया जाता है, एलिस और जैक। सारी फिल्म इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। आगे दिखाया जाता है कि एलिस अपने पति के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। जब जैक काम के लिए निकलने वाला होता है, तभी सभी चीजें हिलने लग जाती हैं और भूकंप आ जाता है, जो विक्ट्री टाउन में अक्सर होता है। एलिस अपने पति से इस बारे में पूछती है। वह उसे यह कहते हुए कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, घर से निकल जाता है। तभी वह अपने काम के लिए निकल जाता है। यहाँ पर अजीब बात यह होती है कि सारी सोसाइटी के लोग एक ही समय पर काम के लिए घर से निकलते हैं। विक्ट्री एक परफेक्ट सोसाइटी की तरह दिखाई देती है, जहाँ पर सभी लोग खुश हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ का जीवन एक सपने जैसा है, जिसमें हर कोई संतुष्ट नजर आता है। यहाँ सभी पत्नियां अपने पतियों के साथ एक सुखद और संतोषजनक जीवन जी रही है। पत्नियों को बताया जाता है कि उनके पति विक्ट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती। हर दिन एक जैसा होता है। पति अपने काम पर जाते हैं, पत्नियां घर के कामकाज और सोशल गैदरिंग में व्यस्त रहती हैं। जिन औरतों के बच्चे हैं, वे अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। कंपनी हर जरूरत का ख्याल रखती है। औरतों को मोटिवेट किया जाता है कि वह अपने पतियों का समर्थन करें और उनके काम के बारे में ज़्यादा सवाल ना करें। इन लोगों को यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो गया है। इस शहर के सभी मर्द शहर से दूर रेगिस्तान में विक्ट्री कंपनी के हेडक्वार्टर में काम करते हैं। इसके बाद एलिस अपने पड़ोस की औरतों के साथ एक डांस क्लास में जाती है, जहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है, जो इन औरतों को डांस सिखाती है, जिसका नाम शैली है, जो इस शहर के मालिक फ्रैंक की पत्नी है। शहर के सभी लोग फ्रैंक की बहुत इज्जत करते हैं और उसके द्वारा बनाए गए सभी रूलों को मानते हैं, क्योंकि फ्रैंक ही शहर और विक्ट्री कंपनी का मालिक है। तभी डांस टीचर, एक औरत जिसका नाम वायलट होता है, को सभी से मिलाती है। शैली सभी औरतों को बताती है कि वायलट और उसका पति बिल इस शहर में नए शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद सभी औरतें वायलट का वेलकम करती हैं। अगले सीन में एलिस और उसकी पड़ोसी बनी शिफ्टिंग करते हुए रेड सूट वाले लोगों को देखकर आपस में बातें करने लगती हैं कि मार्गरेट डांस क्लास में क्यों नहीं आई। तो बनी उसे बताती है कि मार्गरेट ने रूल तोड़ा है। उसने शहर से बाहर रेगिस्तान में विक्ट्री प्रोजेक्ट की तरफ जाने की कोशिश की है, लेकिन तभी वहां पर बनी के दोनों बच्चे आकर बदमाशी करने लगते हैं। इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर में चली जाती हैं। इसके बाद एलिस अपने बगीचे में होती है, तो वह अचानक देखती है कि मार्गरेट अपने घर के पिछले हिस्से में खड़ी है और उसके हाथ में एक खिलौना है, जो एक एरोप्लेन है, और उसकी आंखें बंद है क्योंकि उसे कुछ अजीब दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में एलिस को कुछ पता नहीं। एलिस को रात का खाना तैयार करना होता है, इसलिए वह उसको इग्नोर करती है और घर के अंदर चली जाती है। जब एलिस रात का खाना तैयार कर रही होती है, तो अपने सामने रखे अंडों को उठाती है, तो वह देखती है कि वह सभी अंडे बिल्कुल हल्के हैं। वह उन्हें तोड़कर देखती है तो वह अंदर से पूरी तरह से खाली होते हैं। लेकिन जब उसका डिनर ओवन में जलने लगता है, तो वह उसके बारे में भूल जाती है। अगले दिन एलिस शैली के घर पर एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बनी भी होती है। एलिस एक गाना गुनगुना रही होती है, तो बनी उसे रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह यह गाना सुन कर थक गई होती है। एलिस यह गाना अक्सर ही गुनगुनाती है। एलिस बनी से कहती है कि उसे नहीं पता यह गाना कौन सा है, मगर यह किसी लूप की तरह उसके दिमाग में चलता रहता है। वह अक्सर ही यही गाना गुनगुनाती रहती है। जब वह गाना गुनगुना रही होती है, तो उसे कुछ अजीब तरह के विजन दिखाई देते हैं। तभी शैली आकर एक स्पीच देती है। वह वायलट और बिल को शहर में आने के लिए उनको बधाई देती है और उनका वेलकम करती है। लेकिन तभी मार्गरेट वहां पर आती है और बोलती है, हम सब यहाँ पर क्यों हैं? हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यह सब धोखा है। इसके बाद मार्गरेट का पति आकर उसे चुप कराता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। माहौल को बिगड़ता हुआ देख के फ्रैंक बीच में आता है और वह भी स्पीच देता है। वह स्पीच देना शुरू करता है। वह लोगों को मोटिवेट करता है और वह अपने द्वारा बनाए गए शहर विक्ट्री की तारीफ करता है। उसे दुनिया का सबसे बढ़िया शहर बताता है और सभी लोगों को बताता है कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। वह सबसे कहता है कि हम सब यहाँ रहकर दुनिया बदल रहे हैं।
तभी एलिस को जैक पार्टी में नजर नहीं आता, तो वह उसकी तलाश करती हुई मार्गरेट के घर के पास पहुंच जाती है और देखती है कि उसका पति उसे किसी प्रकार की दवा दे रहा है। मार्गरेट एलिस को यह बताने की कोशिश करती है कि वह ठीक नहीं है। वह कहती है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, यह मुझे यहाँ पर छिपा कर रखना चाहते हैं। तभी मार्गरेट का पति दरवाजा बंद कर देता है ताकि एलिस इस बारे में ना जान सके। अगले सीन में एलिस और उसके फ्रेंड को कहीं पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। वह लोग मार्गरेट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे पार्टी में मार्गरेट ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद बनी सबको बताती है कि मार्गरेट ने अपने बेटे की जान की परवाह ना करते हुए विक्ट्री शहर के रूल को तोड़ते हुए विक्ट्री शहर के रेगिस्तान में जाने की गलती की है। इसके बाद वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वह रेगिस्तान में अकेली थी और उसका बेटा कहीं गायब हो गया था। इसके बाद मार्गरेट का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसे लगता है शहर की अथॉरिटी ने उसके बेटे को मरवा दिया क्योंकि उसने शहर का रूल तोड़ा था। सभी औरतें बात कर रही होती हैं, तभी अचानक फिर से धरती हिलने लग जाती है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि यहाँ पर यह अक्सर होता रहता है। रात को एलिस ठीक से सो नहीं पाती, उसे अजीब तरह के विजन दिखाई देते हैं। इसलिए अगली सुबह वह अपने मूड को ठीक करने के लिए घर से बाहर जाने के लिए निकलती है। वह बस में जा रही होती है तो अचानक उसे एक प्लेन दिखाई देता है जो पहाड़ी के पीछे जाकर क्रैश हो जाता है। वह बस ड्राइवर को प्लेन के बारे में बताती है और उसे बस रोकने के लिए कहती है ताकि वह लोगों की मदद कर सके, लेकिन ड्राइवर उसे बोलता है कि यहाँ पर कोई प्लेन नहीं है। इसके बाद एलिस बस से उतर जाती है और चलते हुए शहर के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए शहर के रूल को तोड़ देती है। रेगिस्तान में पहुंच जाती है जहाँ पर औरतों का जाना सख्त मना था। उसे रास्ते में जगह-जगह पर वार्निंग के साइन बोर्ड भी मिलते हैं, लेकिन वह इनकी परवाह किए बिना चलते हुए एक अजीब सी बिल्डिंग के पास चली जाती है। वहां पहुंचकर वह आवाज देती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। एलिस आगे बढ़ते हुए विंडो के शीशे पर हाथ रख देती है, तो उसे अजीब तरह के विजन फिर से दिखाई देने लगते हैं। वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वह अपने घर में अपने बेड पर होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वह हैरान हो जाती है। वह किचन में जाकर देखती है, जैक वहां पर खाना बना रहा होता है। जैक को पूछने पर वह बताता है कि जब वो ऑफिस से आया था, तब वो घर पर ही सो रही थी। जब एलिस उसको सुबह के हादसे के बारे में बताती है, तो जैक उससे कहता है कि तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। तुम पूरा दिन घर में ही थी। इसके बाद उसको जैक की बातों पर यकीन हो जाता है। अगले दिन एलिस घर की सफाई कर रही होती है और खिड़कियां साफ कर रही होती है। तभी उसके पीछे वाली दीवार खिसक के आगे आ जाती है और वह खिड़की और दीवार के बीच में फंस जाती है। तभी एलिस दीवार को पीछे की तरफ धकेल देती है, तो दीवार फिर से अपनी जगह पर वापस चली जाती है। एलिस इस बात से बहुत हैरान होती है। कुछ समय के बाद फोन की घंटी बजती है। फोन की दूसरी तरफ मार्गरेट होती है। मार्गरेट उससे पूछती है, क्या तुमने उसे देखा? वह बताती है कि वह लोग उनसे झूठ बोल रहे हैं और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एलिस उसे गुस्से से जवाब देती है और फोन रख देती है। अगले सीन में एलिस को डांस क्लास में दिखाया जाता है। जब वह डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे शीशे में अपनी परछाई की जगह मार्गरेट की परछाई दिखाई देती है। जब वह शीशे के पास जाती है तो मार्गरेट शीशे पर अपना सर टकरा देती है। इसके बाद एलिस डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। एलिस को देखकर दूसरी औरतें हैरान हो जाती हैं क्योंकि मार्गरेट सिर्फ एलिस को ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद एलिस वहां से चली जाती है और सीधा मार्गरेट के घर पर जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि मार्गरेट अपने घर के टॉप पर खड़ी है और एक नाइफ से अपने गले को काटने की कोशिश कर रही है। एलिस चिल्लाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्गरेट अपना गला काट देती है। एलिस दौड़कर मार्गरेट के पास पहुंचने की कोशिश करती है। तभी लाल कपड़े पहने कुछ आदमी आते हैं और एलिस को मार्गरेट के पास जाने से रोक देते हैं। शाम को एलिस जैक को सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसको बोलता है कि यह सब उसकी इमेजिनेशन है। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था और मार्गरेट बिल्कुल ठीक है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बात सुनकर एलिस को गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वह जैक से बहस करने लग जाती है। वह उससे उसके काम के बारे में पूछने लग जाती है। वह उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? आखिरकार तुम लोग विक्ट्री प्रोजेक्ट में क्या काम करते हो? जिसके जवाब में जैक उस पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि उसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए जिससे उन दोनों की जिंदगी तबाह हो सकती है। यह कहकर वह सोने चला जाता है। अगले दिन एलिस खाना बना रही होती है, लेकिन वह अचानक पॉलीथीन से अपने चेहरे को लपेटने लग जाती है। अचानक उसकी सांस रुकने से उसे होश आ जाता है और वह हैरान हो जाती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, जिसका नाम कुलीन होता है। डॉक्टर कुलीन विक्ट्री शहर में ही रहता है। इस शहर में जब भी कोई बीमार हो पड़ता है, तो उसका चेकअप डॉक्टर कुलीन ही करता है। फ्रैंक और डॉक्टर कुलीन अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर कुलीन ने विक्ट्री शहर को बसाने में
फ्रैंक की मदद की थी। चेकअप करने के बाद डॉक्टर क्लिन जैक को बताता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह फालतू की टेंशन ले रही है। वह उसे आराम करने के लिए कहता है और ओवरथिंकिंग ना करने के लिए कहता है। तभी एलिस का ध्यान डॉक्टर कुलीन के ब्रीफकेस पर जाता है, जिसमें मार्गरेट की फाइल होती है। तो एलिस डॉक्टर से मार्गरेट के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर बताता है मार्गरेट ने शहर का रूल तोड़ा और रेगिस्तान में चली गई, जिसके बाद उसके पति की नौकरी खतरे में पड़ गई और उन दोनों को शहर से निकाल दिया गया। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है, लेकिन वह अपना ब्रीफकेस वहीं भूल जाता है। एलिस मौका देखकर मार्गरेट की फाइल चुरा लेती है। कुछ देर के बाद डॉक्टर वापस आता है और अपना ब्रीफकेस वापस ले जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद एलिस फाइल को खोलकर देखती है और यह देखकर हैरान रह जाती है कि फाइल में मार्गरेट की फोटो के अलावा बाकी सब कुछ ब्लैक कर रखा है, जिसके कारण एलिस कुछ भी पढ़ नहीं पाती। वह हताश हो जाती है और फाइल को उठाकर चिमनी में जलती हुई आग में फेंक देती है और शराब पीती है और नहाने के लिए चली जाती है। इसके बाद उसको फिर से वही विजन नजर आने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद उसका पति आ जाता है। वह कोई गाना गुनगुना रहा होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एलिस अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। उसका पति भी बाथरूम में आ जाता है। वह उससे बातें करता है। कहानी आगे बढ़ती है। जैक और एलिस एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर फ्रैंक और डॉक्टर क्लिन एक कोने में पहले से ही बैठे होते हैं। वह एलिस को कुछ अजीब तरह से देख रहे होते हैं, जैसे वह लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हों। एलिस को पार्टी में कुछ अच्छा नहीं लगता। इसके बाद फ्रैंक स्टेज पर आता है और अनाउंस करता है कि जैक को कंपनी ने प्रमोशन दिया है। इसके बाद जैक भी स्टेज पर चला जाता है, लेकिन एलिस को यह कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में बनी हुई बाथरूम में आ जाती है। वह एलिस को समझाती है कि जैक को कंपनी में प्रमोशन मिला है और इस खुशी की घड़ी में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए और तुम हो कि सिर्फ मार्गरेट के बारे में बात कर रही हो। लेकिन एलिस बनी से कहती है कि मार्गरेट को जरूर कुछ ऐसा पता लग गया था जो हम लोगों को नहीं पता। इसी वजह से फ्रैंक ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। बनी उसे रोकती है और उसे फिर से कहती है कि तुम्हें जैक के साथ उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए और उसे पागलों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। यह कहकर वह चली जाती है। कुछ देर के बाद एलिस पार्टी में वापस शामिल हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। एलिस जैक को प्रमोशन मिलने की खुशी में अपने घर पर पार्टी रखती है, जिसमें वह सभी को इनवाइट करती है। एलिस पार्टी की तैयारी कर रही होती है तो अचानक फ्रैंक आ जाता है, जो आकर उसे सीधे तौर पर चेतावनी देता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर वह किसी को बता भी देगी तो उसे पागल समझा जाएगा, इसलिए उसके लिए अच्छा यही है कि वह चुप रहे। जिससे एलिस को गुस्सा आ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि विक्ट्री शहर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जब सब लोग डिनर करने के लिए डिनर टेबल पर बैठते हैं तो एलिस फ्रैंक के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और आए हुए सभी मेहमानों से कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि वह हनीमून पर कहाँ गए थे, इस शहर में आने से पहले वह कहाँ रहते थे, और भी कई सवाल पूछती है। इसके बाद वह लोग जब जवाब देते हैं तो सभी का आंसर बिल्कुल एक सा होता है, जिस पर एलिस सभी से कहती है कि ऐसा लगता है कि हमें यह आंसर याद रखने के लिए कहा गया है, जैसे हमारे दिमाग में यह आंसर फीड कर दिए गए हैं। इसके बाद एलिस कहती है कि फ्रैंक जानबूझकर हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। वह फ्रैंक से विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। इसके बाद फ्रैंक एलिस को जवाब देता है और सबसे कहता है कि एलिस ने शहर का रूल तोड़ा है। वह शहर से बाहर रेगिस्तान में गई थी, जिसकी वजह से उसका भी मार्गरेट की तरह मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वह बीमार हो चुकी है। फ्रैंक यह भी कहता है कि एलिस ने डॉक्टर कुलीन के ब्रीफकेस से मार्गरेट की फाइल चुराई थी। इस सब हंगामे के बाद फ्रैंक की पत्नी शैली एलिस को घर पर बुलाकर उसके पति की बेइज्जती करने के लिए बुरा भला कहती है। इसके बाद एक एक करके सारे मेहमान जैक के घर से चले जाते हैं। फ्रैंक घर छोड़ने से पहले जैक से कुछ बात करता है। जैक घर के अंदर आता है और एलिस को सब लोगों के सामने हंगामा करने के लिए गुस्सा करता है। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह अब इस शहर में नहीं रहना चाहती। जैक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह भी हार मान जाता है। वह भी शहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद यह दोनों आकर कार में सवार हो जाते हैं। तभी लाल सूट वाले कुछ आदमी आते हैं और एलिस को जबरदस्ती वहां से उठाकर ले जाते हैं। जैक एलिस की कोई मदद नहीं करता। वह उससे माफी मांगता है और रोने लग जाता है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि एलिस को अस्पताल के अंदर डॉक्टर कुलीन द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं। इसके बाद एलिस को विजन आने लगते हैं। उसे पता चलता है कि वह आधुनिक जीवन में जी रही है। वह लोग फ्यूचर में रह रहे हैं, जहाँ पर वह एक डॉक्टर है और उसका पति जैक एक बेरोजगार इंसान है।
घर का खर्चा चलाने के लिए एलिस को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उसको कई बार डबल शिफ्ट भी करनी पड़ती है। यह अक्सर होता है। एलिस थक कर घर पर आती है, जिसकी वजह से वह जैक को टाइम नहीं दे पाती। दूसरी तरफ जैक को लगता है कि एलिस उससे प्यार नहीं करती, मगर ऐसा नहीं था। एलिस उसके बेरोजगार होने के बावजूद भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है और वह उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जैक इन सब बातों को नहीं समझ पाता, जिससे इन दोनों का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो फ्रैंक का पॉडकास्ट सुन रहा होता है। फ्रैंक किसी सपनों की दुनिया के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर सब लोग अमीर और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था, जहाँ पर मर्द अपनी मर्जी से अपनी काल्पनिक जिंदगी जी सकते हैं, जिसको असली जिंदगी में जीना जैक के लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ पर विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही होती है। फ्रैंक उन्हें विक्ट्री शहर के बारे में बता रहा होता है, जो एक तरह की काल्पनिक दुनिया है। इसलिए वह फ्रैंक की बातों से प्रभावित हो जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम एलिस को फिर से विक्ट्री शहर में देखते हैं, जहाँ पर एलिस फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। लेकिन उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से शायद उसकी पास्ट की मेमोरी को उसके दिमाग से हटा दिया गया है। वह फिर से बनी से मिलती है, जहाँ पर बनी उसे पड़ोस की औरतों के बारे में बातें करने लगती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। बनी उसे फिक्र न करने के लिए कहती है और उसे कहती है कि उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद एलिस को जैक के लिए लंच तैयार करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जैक ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब वह घर आता है, तो एलिस को फिर से नॉर्मल देखकर बहुत खुश होता है। इस खुशी में वह एक गाना गुनगुना रहा होता है। यह वही गाना है जिसे अक्सर एलिस सुना करती थी। जिसे सुनकर एलिस को फिर से विजन आने लगते हैं। उसे सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और जैक को दिखाया जाता है, जो अपनी गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर विक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए खुद को और अपनी पत्नी एलिस के नाम बिना उसकी मर्जी जाने रजिस्टर्ड करा देता है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और उसको लगता था कि इस जिंदगी में वह सफल नहीं हो सकता। वहीं पर विक्ट्री प्रोजेक्ट, जो एक काल्पनिक दुनिया थी, जो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम था, जिसके अंदर आप जैसी चाहें वैसी लाइफ जी सकते थे। इसके लिए आपको अपने घर के अंदर ही एक मशीन के साथ अटैच होना पड़ेगा। इसके बाद आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए एक काल्पनिक दुनिया में जा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक के घर पर एलिस की आंखों पर एक मशीन लगी हुई है, जिसकी मदद से उसे विक्ट्री शहर में पहुंचा दिया जाता है। जैक भी इसी तरह करता है, लेकिन वह हर रोज जब ऑफिस के लिए निकलता है तो वह इस प्रोग्राम से बाहर आ जाता है और असली दुनिया में आकर थोड़ा बहुत काम करता है, जिससे वह विक्ट्री प्रोजेक्ट की मंथली फीस भर सके और अपनी पत्नी को खाना और पानी दे सके और उसके शरीर को अच्छे से रख सके। अब जब एलिस को विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता लग जाता है, तो जैक के साथ उसकी बहस होने लगती है। जैक उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन एलिस को ऐसा लगता है कि जैसे जैक ने उसको धोखा दिया है। वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं। जैक उसे बाहर जाने से रोकता है। एलिस उससे छूटने के लिए उसके सिर पर एक कांच के गिलास से हिट करती है, जिसकी वजह से जैक मर जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर बनी भी आ जाती है, तो वह एलिस को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि बनी को पहले से ही विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि असली दुनिया में बनी के बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन वह यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह अपने बच्चों के साथ इस काल्पनिक दुनिया में फिर से जीना चाहती है, इसलिए उसने विक्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद वह एलिस को बताती है, अगर फ्रैंक को पता लग गया कि जैक मर चुका है, तो वह लोग उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद एलिस वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तो शहर के बाकी मर्द उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एलिस की तरह बाकी की औरतों को भी बिना उनकी मर्जी जाने यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद एलिस कार में सवार होकर विक्ट्री प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है, जिसकी खबर फ्रैंक को लग जाती है। वह अपने आदमियों को एलिस के पीछे लगा देता है, ताकि वह उसे रोक सकें। डॉक्टर कुलीन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस किसी तरीके से उनकी कारों की टक्कर करवा देती है, जिससे डॉक्टर मर जाता है। जिसकी खबर फ्रैंक को मिलती है, तो वह अपने लोगों से एलिस को मारने के लिए कहता है। पास में खड़ी फ्रैंक की पत्नी शैली यह सब सुन लेती है, तो वह फ्रैंक को मार देती है। दूसरी तरफ एलिस तेजी से गाड़ी दौड़ा रही होती है, जिसकी वजह से पहाड़ी पर जाकर एक मोड़ पर उसकी गाड़ी का टायर एक खड्डे में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है।
वह भागते हुए पहाड़ी पर चढ़ जाती है और विक्ट्री प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन फ्रैंक के आदमी एलिस का पीछा कर रहे होते हैं। एलिस हार ना मानते हुए विक्ट्री प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है, जहां पर जाकर उसे फिर से विजन आने लगते हैं, जैसे जैक उसे रोक रहा हो। लेकिन अब एलिस को पता है कि जैक मर चुका है। दरअसल यहाँ पर यह होता है, अगर आप वर्चुअल दुनिया में किसी आदमी को मार देते हैं, तो वह असली दुनिया में भी मर जाता है। उसे जैक के साथ बिताए कुछ पल दिखाई देते हैं। तभी वहां पर लाल सूट पहने हुए फ्रैंक के आदमी आ जाते हैं। लेकिन एलिस देर न करते हुए अपने हाथों को ग्लास विंडो पर रख देती है। इसके बाद एलिस अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।